HR इज़ जो ना एंटायरली अ कॉमन सब्जेक्ट। पीपल डीलिंग के अंदर आज हम जो ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे लीगल आस्पेक्ट। यूनियन वो कि जहाँ पे कुछ चंद लोग इदारे के अंदर मिल के अपने राइट्स के लिए एक सेटअप बना लेते हैं ताकि वो निगोशिएट कर सकें अपने मामलात को। एक हफ्ते में 48 आवर्स आप ऑफिशियली इससे काम करवा सकते हैं। अगर आप इससे एक्सीड करते हैं तो आप एक्सीड करके 60 आवर्स तक जा सकते हैं इन 1 वीक। जो इंडस्ट्रियल साइड है वहाँ पे ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको ये कहूँगा कि डोंट लिमिट योर सेल्फ फॉर HR ओनली, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ HR। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। HR इज़ जो ना एंटायरली अ कॉमन सब्जेक्ट जो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन शायद हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल जॉब है। वी आर डीलिंग विद पीपल एवरी टाइम एवरी मोमेंट, ठीक है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपका सोशल सेटअप हो, ठीक है, आपके दोस्त अहबाब हों, वी आर डीलिंग विद पीपल। उनके साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो हम टर्म्स तय करते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के अंदर, या जो हम ग्रीवेंसेस सुनते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, सारा कुछ होता है, तो वो बेसिकली पीपल मैनेजमेंट को HR का नाम दिया जाता है। और HR कोई इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड नहीं है, लेकिन आज जो हम देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टन कैलकुलेशंस, ठीक है, वो हम आगे जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जनरली जो है ना, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि ये पता नहीं कितना टफ़ सब्जेक्ट है और हम इसमें पता नहीं कितने मुश्किलात होंगी हमें। इट्स वेरी कॉमन, इट्स ऑल अबाउट पीपल डीलिंग। पीपल डीलिंग के अंदर आज हम जो ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे लीगल आस्पेक्ट। व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ओवर ऑर्गेनाइजेशन। यू गॉट इट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉइज़ एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज़ एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। एक वो जिसका इदारा है जिसने नौकरी देनी है, एक वो जिसने नौकरी करनी है। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आज हमने स्टडी करना है इसके अंदर। क्लियर? अच्छा जी, हम पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। ये जो लेबर या एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, इनको हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है। लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉ मीडिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉइंग एंटिटीज़, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट। आप जिस जिस इदारे से बिलोंग करते हैं उसके अंदर बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल पार्ट है, चाहे वो आपका मार्केटिंग का पार्ट है, चाहे कुछ भी है, आप उसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डील करते हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं। लाइक आपने अपने इदारे को रजिस्टर्ड करवाना है किसी मुतलका अथॉरिटी से, लेबर डिपार्टमेंट से करवाना है, आपने उसके जो है ना जो SCCP से रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर करना है, जो भी करना है, तो आपने उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है ताकि आपका बिज़नेस किसी जगह पर रजिस्टर्ड हो सके। तो गवर्नमेंट जो सी है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है बिज़नेस प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्कर्स, एम्प्लॉइंग एंटिटीज़, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट। कलेक्टिव लेबर लॉ रिलेट्स टू द ट्राइपेटेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन, ठीक है जी। एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन। अब यूनियन क्या होती है इसको हम आगे जाके भी देखते हैं, लेकिन एक जनरली कॉन्सेप्ट ये है, यूनियन वो कि जहाँ पे कुछ चंद लोग इदारे के अंदर मिल के अपने राइट्स के लिए एक सेटअप बना लेते हैं ताकि वो निगोशिएट कर सकें अपने मामलात को। इसकी हिस्ट्री क्या है? लेबर लॉ रोज इन पैरेलल विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आई थी, कोई पता है आप लोगों को? याद है किसी ने को पढ़ा हो? इंग्लैंड से आई थी जी, बिल्कुल। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई वहाँ पे कार्ल मार्क्स किसी ने पढ़ा हो अगर, तो वो मार्क्स की थ्योरी थी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के हवाले से। वो बताता है कि जो एम्प्लॉयर है वो लेबर को या वर्कर को उसके राइट्स नहीं देता, उसको अपने बिज़नेस के अंदर बाकायदा हिस्सा देना चाहिए। तो ये वहाँ से एक ड्राइव स्टार्ट होती है। अगर आप लोगों को इत्तेफाक हो तो उसको पढ़िएगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी को, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो लेबर लॉ रोज इन पैरेलल विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर
चेंज फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन स्टूडियोज़ टू लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़। जो छोटे छोटे जैसे हम देख सकते हैं कि घरों के अंदर जो इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री से आपने एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट करना है आपने, तो उसके लिए कुछ आपने टर्म्स सेट करनी है, कुछ आपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं। तो ये वहाँ से इसकी ड्राइव होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं और फिर उसके बाद वो ग्लोबल लेवल के ऊपर उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे दिया जाता है थ्रू यूनाइटेड नेशंस। लेबर लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, जो कवर क्या करता है, बेसिक राइट्स कवर करता है। वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए आपके इदारे में जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी सोशल सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है कि जहाँ पे वो अगर फ़र्ज़ करेंगे किसी जगह पे कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है ताकि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर उनको सारी वो बेसिक ज़रूरियात उनकी पूरी हो सकें। लेजिस्लेशन पाकिस्तान में कब हुई है, कैसे हुई है, उसकी भी हिस्ट्री ऐसे ही है। इंडिया से जब पाकिस्तान बनता है ना, तो उस वक़्त फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 को हम देखेंगे कि उसके अंदर ये सारा जब हमने इनहेरिट किया इंडिया से। पाकिस्तान लेबर लॉज इनहेरिटेड फ्रॉम इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। द लॉज हैव इवॉल्व्ड थ्रू अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रायल टू मीट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन and labor force explosion, growth of trade unions, level of literacy, government commitment to development and social welfare। तो ये सारे एजेंडाज थे ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया जा सके और लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात, बेसिक राइट्स के बारे में अवेयरनेस लेते हुए क्लेम कर सकें। और इसी तरीके से एम्प्लॉयर को भी बताया गया कि उसके कौन कौन से राइट्स हैं और वो किस तरीके से चीज़ों को एनफोर्स कर सकता है। लेबर इज़ रिगार्डेड एज अ कंकरेंट सब्जेक्ट which means that the responsibility of both federal and provincial government। अब हम आगे जाके इसमें देखेंगे फेडरल एंड प्रोफेशनल। मिसाल के तौर पे EOBI का इदारा है, ठीक है, कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो हमारे फेडरल के साथ लिंक्ड अप हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे सूबाई के साथ लिंक्ड अप हैं। तो आज से कुछ साल पहले तक EOBI का इदारा वो फेडरल का सब्जेक्ट था, जो कि अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है सूबाई के हिसाब से और उस हिसाब से फेडरल के हिसाब से। तो अभी बहुत सारी उसके अंदर एम्बिग्विटीज़ मौजूद हैं, जबकि आपका सोशल सिक्योरिटी या बाकी जो इदारे हैं वो आपके सूबाई सब्जेक्ट में आते हैं। द टोटल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, द टोटल लेबर फोर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 37.15 मिलियन पीपल with 47% within the agriculture sector, 10.50 in the manufacturing and mining sector and remaining 42.50 in various other professions। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं हमारे मुल्क के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, हमारा फूड सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। घरों के अंदर हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्किंग है, तो हम वहाँ पे अगर उसकी रेशो देखें तो हमारे पास ये निकलती है कि 47% आपका जो है ना वो एग्रीकल्चर में है, 10.50 आपका मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है और दूसरे स्पोर्ट्स गुड्स हैं बहुत सारी, और माइनिंग सेक्टर है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेबर राइट्स के हवाले से कुछ जी। मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सेसी को बहुत टच किया जी, मेरी लोकेशन ऐसी तो सेसी को ना फिर मैंने 8-9 साल के बाद अभी टच करने लगा, ठीक है, 3 महीने पहले था। तो उस वाले से कुछ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हम मतलब डिस्कशन बेस के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट आता जाएगा, टॉपिक आता जाएगा, वी कैन डिस्कस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लेबर राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन दी गई है और उसके अंदर आर्टिकल 11, 11(3), 17 और आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? 1973। उसके अंदर उनको डिफरेंट राइट्स के हवाले से क्लैरिटी दी गई है, डॉक्यूमेंट किया गया है ताकि उसको आगे कानून की शक्ल में इन्फोर्स करवाया जा सके। इसी तरीके से ये आर्टिकल 25 के अंदर इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो वन इज़ प्रमोटेड एक्सेप्ट मैरिड। 37 के अंदर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ensuring that children and women are not employed। 38 में वेल बींग ऑफ द पीपल, ensuring equitable। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक क्लासेस दे दी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद
तो पूरी दुनिया के अंदर उसको प्रमोट किया गया। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 extends to the whole of Pakistan and it enforced on the first day of January 1935। ये पूरे पाकिस्तान के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एनी प्रेमिसेस वेयर ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months, एक साल के अंदर 10 या से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट का लागू का इतलाक हो जाएगा उस पर। The act was enacted to protect factory workers being subjected to attending long hours of work, to see that they work in healthy and sanitary conditions as far as possible। उनको जो आपने वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है वो हेल्दी एंड सेफ़ होना चाहिए, किसी किस्म का हैज़र्ड ना हो, कोई एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो, ताकि वो अपनी लाइफ रिस्क में ना डाल सकें वो। इसका पर्पज़ क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोवाइड फॉर health, safety and welfare of the workers and to regulate the employment of women and young persons employed in the factories. The law is meant for the welfare of the workers and as such the beneficial operation of the legislation should not be limited. The underlying spirit of the act is to eliminate conditions which so often renders the job in the factory hazardous, unpleasant, monotonous and even lacking in comfort। यानी जितने भी जहाँ पे भी आप लोग काम करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको वो सारा ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जो सेफ़ भी हो, हेल्दी भी हो और वहाँ पे आपको काम करने में कोई मुश्किल या दिक्कत पेश ना आए। अगर आप लोग किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो वो मशीन जो उनसे सेफ़ एंड सिक्योर होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं तो उसके हवाले से कानून मौजूद है कि उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, बिल्डिंग सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है एम्प्लॉयर ने, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर इट्स अ वेरी डिटेल्ड कंप्लीट लॉ जिसकी गाइडलाइंस के ऊपर कोई भी इदारा उसके ऊपर उसकी कंप्लायंस मैंडेटरी है एज़ पर द लॉ ऑफ लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। उसमें ये है कि ये तकरीबन 12 के करीब क्लासेस हैं जिनको पाकिस्तान के आइन के अंदर भी कवर किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसके मुताबिक भी हर कंट्री ने जो उसका मेंबर है उसने इसकी कंप्लायंस करनी है। एम्प्लॉयमेंट इज़ फ्री चूज़न, कोई इसका मतलब बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? यस, फोर्स नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ज़बरदस्ती एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं ला सकते। चाइल्ड लेबर शैल नॉट बी यूज्ड। What is the definition of child labor? Below 18 तो हमारा आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, लेकिन आप उसको 14 और 16 के दरमियान एज ए जुवेनाइल वर्कर के तौर पे अपने पास अप्रेंटिसशिप की फॉर्म के अंदर एम्प्लॉयमेंट पे ला सकते हैं विद सर्टन कंडीशंस इन द लॉ। नो डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इट मीन्स? कोई किसी किस्म की कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अभी रिसेंटली इंटरनेशनली बहुत सारे कवानीन मज़ीद भी पास किए गए हैं और उसमें उसको डिस्क्रिमिनेशन को मज़ीद एलेबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये होती है कि हम मेल और फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ख़वातीन जो उनसी हैं वो ये समझती हैं कि दे आर कि अगर किसी इदारे में काम कर रही हैं तो उनको जो ना उनके जो राइट्स हैं वो उस तरीके से नहीं दिए जा रहे, ठीक है, तो वो उस हवाले से ग्रीवियंस रेज होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर हम खुद डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं खुद से। मैं कहता हूँ कि आई एम अ मेल एंड यू आर अ फीमेल, सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वर्क, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लाइक इफ़ देयर इज़ अ डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, दे बोथ आर प्रोफेशनल्स, सो वी शुड अज्यूम आवरसेल्फ कि वी आर प्रोफेशनल्स विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप हर वो काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस चला सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सप्लाई चेन कर सकते हैं, ठीक है, आप HR कर सकते हैं। हर वो काम इदारे के अंदर जो है उसके अंदर यू आर इक्वली पार्टिसिपेंट, परफॉर्म किया जा सकता है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन हमने उसको बहुत डिटेल से उसके ऊपर जो है ना लेजिस्लेशंस आ चुकी है इंटरनेशनली। अच्छा, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग आर रिस्पेक्टेड।
इसको कोई एक्सप्लेन करे। जैसे यूनियन वगैरह अगर बनती हैं तो उनके अपने राइट्स हैं, जी हाँ बिल्कुल किसी भी यूनियन का पार्ट बनना। जी, मतलब कि आप इदारे की ज़िम्मेदारी है कि इदारे ने आपको आपके कलेक्टिव बारगेनिंग के हवाले से पूरा माहौल प्रोवाइड करना है। अब कलेक्टिव बारगेनिंग होती कैसे है, यूनियन का सेटअप कैसे बनता है, वो हम आगे जाके देखते हैं और क्यों बनाई जाती है। टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु कैन नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, यूनियन भी बन सकती है, वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल भी है, जॉइंट वर्क काउंसिल भी है, डिफरेंट नाम है, शॉप स्टीवर्डशिप भी है। लिविंग वेजेस आर पेड। लिविंग वेजेस क्या है जी? जी, व्हाट इज़ द मिनिमम वेज ऑफ पाकिस्तान? 25,000। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोवाइडेड। एम्प्लॉइज़ को मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत प्रोवाइड की जाए। उसकी टर्म्स क्या हैं? उसमें आपने जब भी आपने किसी को ऑनबोर्ड करना है तो आपने 90 डेज़ का टाइम देना है उसको, विच इज़ नोन एज द प्रोबेशनरी पीरियड। 90 डेज़ तक दोनों पार्टीज़ जज कर सकती हैं, दूसरे को डिसाइड कर सकती हैं कि वेदर दे आर विलिंग टू कंटिन्यू विद ईच अदर और नॉट। उसके बाद है जी वर्किंग कंडीशंस आर सेफ एंड हाइजीनिक। वर्किंग आवर्स आर नॉट एक्सेसिव। इसका क्या मतलब है? कितने हैं वर्किंग आवर्स? 6 to 8। एनीवन एल्स? सर इफ इट्स अगर 6 वर्किंग डेज है ना तो उसमें हम शिफ्ट को डिवाइड करेंगे 8 वर्किंग आवर्स पे पर डे के हिसाब से। अगर 5 है तो उसके अकॉर्डिंग 8 आवर्स इन अ डे, 48 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, एक हफ्ते में 48 आवर्स आप ऑफिशियली से काम करवा सकते हैं। अगर आप इससे एक्सीड करते हैं तो आप एक्सीड करके 60 आवर्स तक जा सकते हैं इन 1 वीक, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओवर टाइम। यानी आप डेली 2 घंटे ओवर टाइम को आपके लिए अलाउड है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने इसको कंपनसेशन प्रॉपरली करना है और कंपनसेशन डबल रेट पे करना है आपने उसको। एंड रिमेंबर दिस इज़ फॉर द लेबर वर्क फोर्स। अच्छा, नो हार्श और इनह्यूमन ट्रीटमेंट इज़ अलाउड। किसी के साथ आप गालम गलोच नहीं कर सकते, किसी की तजलील नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने उसको प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट के साथ आपने आपका बिहेवियर और जो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपका। यहाँ तक क्लियर है जी? दीज आर द 12 पॉइंट्स विच इज़ द कोर ऑफ ओवर लेबर लॉज। हमारा लेबर लॉ इसके इर्द गिर्द घूमता है। इसके आगे लेबर लॉज फैक्ट्रीज एक्ट 1934 हैं या कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया गया है। कुछ तरीक़ाकार बताए गए हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज़ें हैं। तो ये 12 पॉइंट आपने याद रखने हैं जी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे तो उसमें ख्वाजा सराओं के बारे में कुछ जी बिल्कुल, अभी आ गई हैं जी। रिसेंटली आपका बिल पास हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनली भी आ गया है और पाकिस्तान के अंदर भी बिल पास हो गया, जिसके जो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, जिसके अंदर उनके राइट्स के हवाले से, उनको आईडी कार्ड के हवाले से भी उनको दे दिया गया है कि उसके अंदर वो उनके मेंशन होगा, उनके नाम आ सकता है और वो उनकी जिन्स प्रॉपरली जो उनसे मार्क होगी, तो उनको प्रॉपर जो उनसे राइट्स दे दिए गए हैं उसके ऊपर। अभी तो खवातीन जिन ऑर्गेनाइजेशन में खवातीन जो कतार है वो ना होने के बराबर बल्कि है भी नहीं। अब उस हवाले से भी उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट ने लेटर लिखने शुरू कर दी। हाँ अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमारा कुछ सोशल सेटअप कुछ इस किस्म का है कि उसके अंदर ख़वातीन जो सी हैं ना वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जॉब करने के ऊपर तैयार नहीं होती, रज़ामंद नहीं होती। शायद पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है इस वजह से, इट्स ट्रू। ठीक है, और आप देखें अपने जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर फ़ीमेल का एम्प्लॉयमेंट रेशो, इंडिया में फ़ीमेल का एम्प्लॉयमेंट रेशो और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट रेशो हेल ऑफ डिफरेंस। पाकिस्तान में ख़वातीन जॉब पे नहीं आती। इंडस्ट्री की जो आप बात कर रहे हैं, ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप देखें कोई एक इंडस्ट्री थोड़ी है, देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज़। टेक के अंदर कुछ ख़वातीन आई हैं टेक्नोलॉजी वाली साइड पे, ठीक है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इस तरीके से हैं, लेकिन आपके कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन काफ़ी भरपूर तरीके से हिस्सा लेती हैं। जैसे आपका मेडिकल सेक्टर है, उसके अंदर आप देखें आपको नर्सिंग का कॉन्सेप्ट एकदम आपके जहन में फ़ीमेल आता है, ठीक है, लेकिन
जो इंडस्ट्रियल साइड है वहाँ पे ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। मेन रीज़न क्या है? कोई एजुकेशन साइड पे ख़वातीन आपको मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। मेन रीज़न ये है कि हमारा सोशल सिस्टम कुछ इस किस्म का है कि हम उसको कुछ ख़वातीन को अलाउ भी नहीं करते, हमारा सोशल सिस्टम, ठीक है। और कुछ ख़वातीन ख़ुद भी रिलेक्टेंट हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक मतलब वो जॉब करनी है, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग, तो 13-14 घंटे का जो सेटअप है, क्योंकि हमारे यहाँ मेल और फीमेल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की हैं। फ़ीमेल को ये अज्यूम किया जाता है कि उसने घर हस्ती को संभालना है, बच्चों को संभालना है, ठीक है, घर का निज़ाम चलाना है। और मेल के लिए ये है कि मेल ने जो इंसान जो अर्निंग करनी है ब्रेड एंड बटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम लोगों ने डिवाइड किया अपने सोसाइटी के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ये जो फेटफ की टर्म्स एंड कंडीशन थी या जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं उसके हवाले से उनमें ख़वातीन को जो लेबर डिपार्टमेंट अभी लिख रहा है, ILO की कन्वेंशंस भी आ रही हैं और डिफरेंट लोग उसके अंदर मतलब के पे अवेयरनेस सेशंस भी करवा रहे हैं कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ठीक है, अर्निंग हैंड आपके इंक्रीज़ होने चाहिए। तो ये हमारा खैर सोशल कह लें कि प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है। और मोस्टली मैंने देखा है इंडस्ट्री के अंदर उनको एडवर्टाइज़ भी किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनका ट्रेंड नहीं होता, कम होता है ट्रेंड एज़ कम्पेयर टू मेल के। शायद उसको इसलिए भी सही कि जो ख़वातीन होती हैं जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाती हैं उस तरीके से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, कुछ इदारों में ऐसा है, लेकिन अब आपका जितना ओपन सोशल मीडिया या इस तरीके से जो मतलब उनको अवेयरनेस है ना, अब वो चीज़ें उस तरीके से नहीं है। अब कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता, उसको रेशो है ज़रूर, मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो गई है, लेकिन अब वो रेशो जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है, नीचे आ गई है। लेकिन इट्स अ टू वे ट्रैफिक। आप किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अगर ख़वातीन स्कूल चला सकती हैं, स्कूल के अंदर जॉब कर सकती हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकती हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकती हैं, तो वाई नॉट इन द इनटू अदर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। ख़वातीन बैंक्स में काफ़ी सारी ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्जिन पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर हम देखें इस क्लास के अंदर ख़वातीन ज़्यादा हैं। कुछ ख़वातीन का ये भी राय है और ओपन वो इज़हार भी करती है जो HR की फील्ड है वो स्पेशली ख़वातीन ही। अच्छा, ये जो है ना, ये एक अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, हालांकि ऐसा है नहीं। ख़वातीन भी, मैंने जैसे बताया कि इदारे के अंदर ख़वातीन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने मेल हैं। सबसे पहले तो इदारे के अंदर ये अज्यूम करना, अपने आप को ये अज्यूम करना कि आई एम अ प्रोफेशनल विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ख़ुद को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा मत बनाएं। अज्यूम योर सेल्फ यू आर अ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल, यू आर अ रिसोर्स regardless of this कि you are a female, you are a male। स्किल सेट मैटर करता है, ठीक है। अगर फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्यूटी परफॉर्म कर सकती है तो उसको पूरा राइट है, उसको करना भी चाहिए। हम खुद ख़वातीन को जो सा ना वो इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देने की कोशिश करते हैं, या ख़वातीन जो सी एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो उससे जाके डैमेजेस क्रिएट होते हैं। तो वर्किंग एनवायरनमेंट उस तरीके से बन नहीं सकता प्रोफेशनल। इंडस्ट्री की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें। अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के अंदर आप देखें तो वहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ नहीं है। लाइक अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है फीमेल, ठीक है, तो वो उतनी ही जो उसके पास स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना शी इज़ परफॉर्मिंग हर जॉब, शी कैन अर्न अकॉर्डिंग टू हर कैपेबिलिटी कैपेसिटी। और दूसरी बात आपको बताऊँ, जो ख़वातीन की स्ट्रेंथ है, लाइक हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन एक पूरे घर को अगर ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं तो वाई नॉट दे कैन सर्व इन इंडस्ट्री। आपका जो घर है ना, घर वो एक पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, जिसमें पीपल मैनेजमेंट भी है, जिसमें चाइल्ड केयर भी है, जिसमें सेफ्टी भी है, ठीक है, हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। जी, एंकर मैनेजमेंट भी है, एंड पब्लिक रिलेशनशिप भी है, सोशल रिलेशनिंग भी।
क्योंकि हमारे यहाँ मेल तो चले जाते हैं अपने कामों पे, तो रिश्तेदारों के साथ जो बनाना मेल जोल सारा ये ख़वातीन ही कर रही होती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग वो ख़वातीन कर रही होती हैं। ऐसे ही है कि नहीं? लेकिन हम उसको उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर पाते। ठीक है, हम कहते हैं यार तुम तो सारा दिन घर में पड़ी हो, तुम्हें क्या पता बाहर की क्या टेंशन है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक घर की जो मैनेजमेंट है, इट्स अ टफ जॉब। एनीवेज, तो अभी 2 लोगों ने भी ज्वाइन किया है। हमने स्टार्ट किया था कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लेबर लॉज का, एम्प्लॉयमेंट लॉज का। इट इज़ ऑल अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, लॉ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है बेसिक राइट्स की जो लोग मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 12 पॉइंट्स हैं, दीज 12 पॉइंट्स, इसके इर्द गिर्द हमारा सारा लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग घूमती है, इन 12 पॉइंट्स के इर्द गिर्द। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लेबर की तादाद जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू ऑफिस के काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनके जो राइट्स हैं उस हवाले से उनकी अवेयरनेस भी कम होती है। तो जो HR के लोग हैं, जो HR की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं इदारों के अंदर, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने इदारे के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि वो अपने बेसिक राइट्स के बारे में जानते हुए वो चीज़ें क्लेम कर सकें। एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयर साइड के ऊपर ज़्यादा हमारा जो है ना वो कह लें कि वेट हमारा उस तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। हम एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बैलेंस नहीं कर पाते एम्प्लॉइज़ के साथ, ख़ास तौर पे HR वाले। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको ये कहूँगा कि डोंट लिमिट योर सेल्फ फॉर HR ओनली। देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ HR। यू आर, if you want to become a professional, to become a business professional. Business professional का मतलब ये है कि you can deal with finance, you can deal with marketing, you can deal with production, you can deal with supply chain, you can deal with technical part. It's all about people management. ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग दूसरे एरियाज़ के अंदर भी अपने स्किल सेट को डेवलप करें। ये अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अपने आप को रोटेशन में लेके जाएं ताकि कल को फ्यूचर में जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं तो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी सर, बिजनेस स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि HR में अगर बिज़नेस है तो HR है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो बिज़नेस तो HR कहाँ से आएगा? अच्छा, ये फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से या एज के हवाले से लोगों को बाउंड किया गया है, इदारों को बाउंड किया गया है कि वो एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को 14 से 18 साल एडोलसेंट और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बगैर एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले सकते। वो रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ फैक्ट्री टू 5 आवर्स अ डे इन केस कि अगर वो 18 साल का नहीं है तो आप उसको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते अपने इदारे में। एनीवन हु एम्प्लॉयज अ चाइल्ड इज़ punishable by imprisonment from a term extending up to 1 year or may be fined up to 20,000 or subject to both. अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं तो कानून आपको सज़ा दे सकता है 1 साल की। 1 साल की, और दोनों भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इसकी वायलेशन हो रही है जी, तो उसकी सज़ा किसको मिलेगी? अच्छा, जी नहीं, एम्प्लॉयर को। So that's why HR is important to create awareness for employer and employee both. HR का रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो एम्प्लॉयर को बताएं कि सर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, ये हम कानूनी वायलेशन कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो गई तो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और हमारे इदारे को इसमें डैमेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम करते नहीं हैं ड्यू टू अवर सम सोशल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम हेलमेट नहीं पहनते, हम मोटरवे पे जाते हैं बेल्ट पहन लेते हैं, जहाँ पे डेंजर जोन ज़रा थोड़ा सा
कम है। जैसे हम शहर में उतरते हैं जहाँ पे डेंजर ज़्यादा है, वहाँ पे उतरते साथ ही सबसे पहले बेल्ट खोलते हैं अपनी हम। सो दिस इज़ ओवर एक हैबिट और एक एटीट्यूड है जिसको हमें जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, शायद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो ठीक है जी, क्लियर है जी। ये क्वेश्चन को इसके हवाले से कोई अगर एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करते हैं पेपर ला के तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो नाराज नहीं होता? सर बैलेंस करना है आपने। देखें, आप कंपनी की पॉलिसी एम्प्लॉयर की कंसेंट के बगैर तो बना नहीं सकते हैं। अब जब आपने कंपनी की पॉलिसी बनानी है तो एम्प्लॉयर को लूप में लेंगे ना आप, ठीक है, उसको बताएंगे ना ये लीगल क्लॉजेज़ हैं। जब वो पॉलिसी बन जाएगी उस पॉलिसी की अवेयरनेस देनी है आपने, अदरवाइज़ पॉलिसी यूज़लेस है। ऐसी है ना, जब आप एम्प्लॉई हैंडबुक बनाते हैं उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना सारे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन किससे लिंक होते हैं? आपके लेबर लॉ से। तो जब एम्प्लॉयर ने वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया तो फिर अवेयरनेस देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी। जी, वर्किंग टाइम एंड रेस्ट टाइम, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले जिक्र किया है कि वीकली वर्किंग आवर्स कितने हैं। एडल्ट वर्कर मैन और वुमेन मैक्सिमम वर्किंग टाइम वीकली शुड नॉट एक्सीड मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। एक हफ्ते में 48 घंटे आप उसे काम ले सकते हैं। अब सीजनल फैक्ट्री 50 आवर्स इन केस एनी टेक्निकल वर्क 56 आवर्स। इसका क्या मतलब है? एनीवन कैन एक्सप्लेन इट। सीजनल फैक्ट्रीज कौन सी होती हैं? यस यस कॉटन फैक्ट्री। यस यस, ये सीजनल फैक्ट्रीज हैं, इस पर आप 50 आवर्स तक जा सकते हैं, कानून आपको इजाज़त देता है। और इससे आगे भी जा सकते हैं। वो टेक्निकल वर्कर को आप 56 आवर्स तक भी ले जाते हैं, बट प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। आपने उनको लिखना है, बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है, तो फिर जाके वो आपको परमिशन ग्रांट करेंगे। वर्किंग टाइम फॉर वुमेन, टाइमिंग फॉर वुमेन वर्कर्स शुड बी बिटवीन 6 AM to 7 PM या 5 से 7:30 तक सीजनल फैक्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हमारी ख़वातीन हैं वहाँ पे, वो तो नाइट ड्यूटीज़ भी कर रही होती हैं। इसका क्या मतलब है? बट शिफ्ट है ना सर, डे टाइम में तो नहीं करेंगे, शिफ्ट है। आप 7:30 से ज़्यादा नहीं कर सकते सीजनल फैक्ट्री के अंदर, या 7 बजे ज़्यादा नहीं जा सकते। ख़वातीन कांट वर्क एज़ पर द लॉ, बट लॉ के अंदर कुछ प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके अंदर आप विद स्पेशल परमिशन, ठीक है, विद स्पेशल परमिशन प्रोवाइडिंग कि आप सारे सर्कमस्टांसेस उनके पूरे कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, तो आप उसको शिफ्ट्स के अंदर वर्किंग करवा सकते हैं। सर हाउ वी कैन डिफाइन इन अ प्रॉपर वे सीजनल फैक्ट्री? सीजन फैक्ट्री जैसे आपकी शुगर फैक्ट्री है ना, वो पूरा साल नहीं चलती ना। वो जब उनकी वो कटाई होती है, गन्ने की कटाई होती है, तो उसके बाद वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए 3, 4, 5 महीने, 6 महीने के लिए वो चलते हैं, उसके बाद फिर वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं, कॉटन फैक्ट्री भी इसी तरीके से काम करती हैं। जब वो कॉटन की पिकिंग करते हैं, उसके बाद जिनिंग का प्रोसेस होता है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है। उनके सारे टर्म्स एंड रेगुलेशंस भी डिफरेंट होंगे जी, तो उसमें थोड़ी सी, कॉन्ट्रैक्ट में 1 ईयर नहीं होता। हाँ जी, नहीं होता, हाँ, उसमें चेंजेस हैं उसमें। चलें जी, नेक्स्ट चलें। डेली वर्किंग आवर्स, वंस अगेन उसको रिपीट कर रहे हैं। वो चाइल्ड को दोबारा रिपीट किया गया कि 5 घंटे से ज़्यादा आप उसको नहीं करवा सकते काम। रेस्ट टाइम, वर्किंग टाइम शुड बी फिक्स्ड सो दैट नो पीरियड शैल एक्सीड 6 आवर्स। यानी आप ब्रेक से पहले 6 घंटे से ज़्यादा आप इकट्ठा कंटिन्यूस काम नहीं करवा सकते। यू हैव टू प्रोवाइड देम अ ब्रेक। मतलब अगर ओवर टाइम कोई बच्चा नहीं, ओवर टाइम इज़ समथिंग एल्स। ये आप देखें, आपकी जैसे सुबह 9 to 5 है ना, तो आप 9 बजे आपकी नॉर्मली ब्रेक 1 बजे होती है, ठीक है, तो वो 9, 10, 11, 12, ठीक है, 4 घंटे काम करवाया, फिर आपने दरमियान में इंटरवल ब्रेक देनी है, खाना खा सकें, रेस्ट कर सकें, उसके बाद फिर वो दोबारा से 4 घंटे काम करेंगे। अब नीचे वो रमज़ान में खैर वो स्पेशल टाइमिंग्स आती हैं हर इदारे की तरफ से। सो वीकली हॉलीडेज आफ्टर एवरी 6 days, 7th डे आपने जो सा ना छुट्टी मैंडेटरी है। आपने 6 days के बाद आपने छुट्टी देनी है। क्लियर है जी? ये सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो ले रहे होती हैं लेबर, हाँ। उसमें उनको कोई भी ऑफ नहीं दिया जाता जी, वो कंपनी वाले भी उसको That's a violation जी। HR वाले भी कुछ नहीं उसको। दैट्स अ वायलेशन।
दैट्स अ वायलेशन। आफ्टर एवरी 6 days आपने रेस्ट देना मैंडेटरी है। उसमें तो डबल शिफ्ट भी लगा रहे हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल लगाते हैं। प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, बट दे दोज ऑल आर द वायलेशन ऑफ लॉ। और सर वहाँ पे जो लीव ऑफ द पीपल वहाँ काम कर रहे हैं बट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसको कुछ नहीं किया जा रहा। हाँ जी, Then who has to do it? HR। If HR is not taking the action, then people they have to just perform like a donkey. तो यही तो आपको सिखाने के लिए यहाँ बिठाया है कि यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वहाँ पे किसी किस्म की वायलेशन ना हो। हाँ, आप लोगों ने कुछ अपने वर्किंग प्रिंसिपल्स रूल्स डिफाइन कर लिए हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ और उसकी आपने कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूवल ले ली है, देन इट्स फाइन। इसमें फैक्ट्री में तो मोस्टली ये होता है ना कि मंथ का लास्ट चल रहा है और प्रोडक्शन जो है उसको उन्होंने एनहांस कर रहा है फॉर से नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट पे ले आओ, इतने बंदे ले आओ, इतने ले आओ, डबल शिफ्ट करा दो। तो इसमें सारी की सारी वो रोज की धज्जियां उन्हें देते हैं। हाँ अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है कि लॉ आपका जो सा ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिजिड है। लॉ आपको उसके अंदर प्रोविजंस देता है। अगर आपने 7 दिन कॉन्टिन्यूसली काम करवाया है ना, तो लॉ ये कहता है कि 7 दिन आपके पास वर्क लोड है, काम करवाएं, टिका के करवाएं, उनको कंपनसेट करें। और कंपनसेट कैसे करना है, आपने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स उनको डबल रेट के साथ पे करना है और विद इन नेक्स्ट 3 days आपने उनको छुट्टी भी देनी है साथ, जिसको CPL कहते हैं, कंपनसेटरी लीव। लॉ रिजिड नहीं है। लॉ के अंदर नहीं, लोग रिजिड नहीं, हम बेसिकली डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। हम पढ़ते नहीं हैं उसको, वो हम अवॉइड करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कोई इशू नहीं, वी विल कम्युनिकेट विद कंसर्न अथॉरिटी, इफ समवन कम्स तो वी विल टॉक टू देम एंड वी विल डील विद देम। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है ना, कोई कंप्लेंट नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि HR के अंदर आप लोगों ने शायद अभी पढ़ा भी हो, देयर इज़ अ कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, हम लोग अगर देखें नॉर्मली अपनी रूटीन के अंदर, तो जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो क्या हम वो 8 घंटे के अंदर में ड्यूटीज़ मतलब प्रॉपरली फुलफ़िल करते हुए अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो उसके अंदर आपको बहुत सारे गैप्स मिलेंगे। वी आर वेरी मच रिलैक्सड। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं यार, कल कर लेंगे या थोड़ी देर लेट बैठ के कर लेंगे। अगर 5 बजे छुट्टी होती है, सुबह जनता ना दिन के टाइम गप्पे शप्पे लगा ली, चक्कर शक्कर लगा लिया, 4 बजे के बाद नॉर्मली लोग ऑफिस के अंदर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा नाजायज़ ही कंपनी को, इदारे को बिजली का बिल भी पड़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, मतलब वायलेशन भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। सो ये सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है, लॉ नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी है। ठीक है, लॉ कहता है कि आपको जो चीज़ दी गई है, जो काम दिया गया है, वो आप अपने मुकर्रर करदा वक्त के अंदर उसको पूरा करके आप जा सकते हैं घर। सर ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए एक साथ, जैसे कंपनीज पे कंपल्सरी हो जाए कि वो इन रोल्स को जो है ना वो अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के दरमियान, क्योंकि आज का HR जो है वो नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी सेटलमेंट जाएंगे, हम लोग भी वैसे हो जाएंगे, लिस्ट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो बॉस ने कह दिया ठीक है, इट्स ओके फाइन। मिस, यही तो देखें, यही तो हमने सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। वाई यू पीपल आर हेयर, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप डिफरेंट इदारों में काम करते हैं, तो यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द साइकी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड जो आपके बॉसेस हैं उनकी क्या साइकी है, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद देम। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें एट वंस ना करें, थोड़ा थोड़ा करके फेजेस में वो कर लें। ठीक है, तो आपने अपना रोल पूरा कर दिया, लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है। ये ऐसे नहीं है कि आज आपने कानून बना दिया, सारा कुछ कर दिया, सर ये स्मूथ चलेंगे, नो वे। ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है। इसको आपको रोज़ चेक करना है, रोज़ मॉनिटर करना है। इट्स योर डेली एक्सरसाइज। जो लोग HR की जॉब कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि हाउ दे यूज टू चेक अटेंडेंस ऑन डेली बेसिस। कितने % लोग आए, कितने % लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए, उनकी छुट्टियां लगानी है, क्या करना है। ठीक है, जो लोग HR की प्रैक्टिस में हैं,
ठीक है, सैलरीज बनाते हैं मंथ एंड के ऊपर, वो कैसे बनती हैं। तो ये चीज़ें देखें, ये एक साइड पे नहीं है, एम्प्लॉयर साइड पे नहीं है। एम्प्लॉयर को हम खुद मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं ना उसके अंदर मार्जिन के साथ काम किया जाए। हम भी तो एम्प्लॉइज़ हैं ना, यू आर आल्सो एम्प्लॉई। आप सिर्फ एचआर नहीं हैं, आप एम्प्लॉय भी तो हैं ना उस इदारे के। जी आ जाए, है ना ऐसे। तो वी नीड टू लुक एट ओवर सेल्फ, हाउ वी पीपल आर डूइंग। हमसे भी गैप्स रह रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। तो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ सिखाई जा रही है या जो चीज़ आप जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं वो आप लोगों ने ये सीखना है। ये जो 1.5-2 घंटे की या 3 घंटे की हमारी एक्सरसाइज है ना, दिस विल नेवर सर्व योर पर्पस। ये तो बुलेट्स हैं, ठीक है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कुछ ओपन एंड रह जाएंगे। तो वी नीड टू कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लोर, पढ़ना है हमने। और नॉर्मली लॉ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिसने लॉ किया हुआ है वो जो इंसान है वो तो शायद उसको प्रैक्टिस कर ले। जिसने लॉ नहीं पढ़ा हुआ वो बॉदर ही नहीं करता, वो ये चेक करता है कि मेरे साथ वाले इदारे के अंदर क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो उसको कॉपी करता है, लेकिन लॉ की अवेयरनेस नहीं रखता। ये हमारा जनरल ट्रेंड है, सिर्फ लेबर लॉ की बात नहीं हो रही। जनरली अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिसेस देख लें लोगों के अंदर लॉ का। मतलब अभी जैसे ये हरासमेंट के हवाले से ख़वातीन का एक्ट आया है, तो यहाँ पे मुझे बताएं कितनी ख़वातीन ने उसको थॉरली पढ़ा है जिस क्लासरूम में बैठी हैं? पढ़ा है किसी ने? मिस, वो जो लॉ है उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी पब्लिश किया गया, ठीक है। उसको एडवर्टाइज़ भी किया गया डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारा जनरल ट्रेंड नहीं है क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं लेते उसके अंदर। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HR पीपल टू अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे मेरी बात? सो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, मिनिमम वेज, ओवर टाइम, वेजेस रेट एंड स्केड्यूल, ले ऑफ पे। आजकल जैसे इंडस्ट्री की सिचुएशन है, इट्स वेरी टाइट ओवरऑल। हर जगह पे इस वक्त बिज़नेस के क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है और बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ की प्रैक्टिस से गुजर रही हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को देखिए क्या लगता है, ये रिसेशन का जो फेज है ये कब तक जो है ये रिकवर होगा? देखें, आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, जिसमें USA वो बड़ा मेजर जो है ना स्टेक होल्डर है। USA के अंदर जो क्राइसिस हैं उसका इम्पैक्ट आ रहा है आपके यूरोप के ऊपर भी, और उसकी वजह से जो है चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो उसको फेस कर रही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2023 उसके अंदर सिचुएशन जो है ना वो इसी तरीके से रहेगी, वर्स रहेगी। शायद बाय द एंड ऑफ 2023, बिगिनिंग ऑफ 2024 या मिड ऑफ 2024 के अंदर सिचुएशन रिवाइव करना शुरू करे। तो ये इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस है एंड वी आर द पार्ट ऑफ दिस। नहीं, उसमें ये होगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी ना। अभी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रीज हो गई हैं। मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त फ्रीज हो गया है काम, वो आपका रिवाइव करना शुरू करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और ड्यूरिंग द मिड ऑफ सेकेंड ईयर 2024 वो स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कैच कर लेंगे। जो आपने लॉस किया है वो एक जाहिर सी बात है वो 1-2 दिन में तो कवर नहीं होने वाला, 1-2 महीनों में। तो इट विल टेक टाइम। इसी तरीके से जी हॉलीडेज़ हैं, वेकेशन है, ये सब के लॉज हैं। EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, बोनस है, WPPF है। WPPF क्या होता है? वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, यानी आपका इदारा जो प्रॉफिट कमाता है उसके अंदर आपके वर्कर का भी शेयर है। 5% आपने पे करना होता है। पैसी, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी, इट्स अ हेल्थ बेनिफिट
जो आपने जो जिन लोगों की जो मिनिमम वेज वाली जो आपकी लेबर है, यू हैव टू प्रोवाइड देम दिस बेसिक राइट। अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर वो हेल्थ कार्ड भी आ गया है, तो पाकिस्तान का हर शहरी जो सा उससे उसका पार्ट है और वो अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। जी सर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब भी वो पैसे को इंट्रोड्यूस कर रहे तो वो कहते हैं हेल्थ बेनिफिट। जी जी। बट ऐसा नहीं है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा पैसे आपको एजुकेशन भी दे रही है। अच्छा, उसमें ये है कि वो है आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ विद सोशल सिक्योरिटी एंड EOBI। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर नहीं हो पाते लेकिन EOBI में रजिस्टर होते हैं, क्योंकि वो एज कह रहा हूँ सैलरी ब्रैकेट की वजह से। लेकिन जो लोग उसमें EOBI के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं, पेंशन का बेनिफिट उनको मिल जाता है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें आपको मैरिज ग्रांट भी मिलती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। आपको टैलेंट स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेथ ग्रांट भी मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से हाथ जुमरे का भी कोटा होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कोई मतलब घर के बेनिफिट मिल जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वो ड्रॉस के अंदर निकालते हैं डिफरेंट इदारों के कंट्रीब्यूशन बेसिस के ऊपर। डेथ केसेस में जी, डेथ ग्रांट मैंने बोला जैसे। ऐसा पैसे जो है, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो इंश्योरेंस जिनकी पे जो है इंश्योरेंस इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, और जो लेबर होता है वो 25,000 वाला एक वो पैसे से रजिस्टर होता है, हाँ। ठीक है। लेकिन जो इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड होते हैं, क्या ऐसी प्रैक्टिस हैं अगर वो चाहते हैं लोग कि आप हमारा जो इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन है वो हमारा पैसे में काट लें और हमें पैसे की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें शामिल कर लें, इस तरह की कोई प्रैक्टिस है? सर, उसके तो सैलरी ब्रैकेट नहीं है। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि देखें, एक आपका अगर वर्कर है, वर्कर प्रमोट होकर मैनेजर तक चला जाता है, 25,000 से उसकी तनख्वाह 2 लाख तक चली जाती है। वंस ही इज़ रजिस्टर्ड विद सोशल सिक्योरिटी, उसकी तनख्वाह चाहे 5 लाख भी हो जाए, ही विल रिमेन रजिस्टर्ड विद सोशल सिक्योरिटी। जो सिनेरियो आप बात कर रहे हैं उस सिनेरियो के अंदर कुछ कंपनी ये प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। जी मिस, और किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से? रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी से हुई है और वो डेथ कंपनी मूव करते हैं तो जी क्या वो जी कैरी करेगा वो? जी जी, दोनों। सर, बट उस केस में वो कंपनी चेंज हो जाती है। हाँ जी, जो पे कर रही है हाँ जी, कंपनी चेंज हो जाती है। कार्ड बना होगा, रजिस्ट्रेशन हुई होगी उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि अब तो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, सोशल सिक्योरिटी भी हो रहा है एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स ये भी हो जाएगा। EOBI तो हो चुका हुआ है। अच्छा, पैसे का अभी तक वही है मैनुअल फॉर्म? हाँ, अभी तक मैनुअल है। जी जी जी, हाँ जी। अभी इसका EOBI की तरह ऑनलाइन प्रैक्टिस ये इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दरमियान में मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट चेंज की वजह से ना उसमें कुछ आ गई हैं प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से उस फॉर द टाइमिंग फ्रीज हो गया है। तो मैनुअल के ऊपर ही भी वो कर रहे हैं वो। अच्छा, एक और बताइए, एक वर्कर आता है तो पैसे में डे फर्स्ट से रजिस्टर होना चाहिए या 3 महीने के बाद होना चाहिए? देखें, डे फर्स्ट से अगर खुदा ना खास्ता वो आपके पास काम पे आया है और पहले दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हाउ विल यू कंपनसेट हिम इफ़ ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद पैसे? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस चल रही होती है जी, बिल्कुल, कि वो 3 महीने बाद करते हैं। लेकिन एज़ पर द लॉ डे फर्स्ट से जब वो आता है तो वो एंटाइटल्ड है पैसे का, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कोई हो जाता है तो ही नीड्स कंपनसेशन। सर, इसके टर्म्स में कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर आपका जॉब गया है तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करते हैं तो वो तो कंटिन्यूसली आपका पे हो रहा होता है, बट अगर इसमें अगर जॉब होती तब भी आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो उसमें आपको जौन सा रिलीफ मिल जाता है। यानी अगर आपको कंपनी बंद होगी, आपको आगे जॉब नहीं मिली, तो यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि आई एम जॉबलेस, आई एम सर्चिंग फॉर दिस जॉब, तो दे विल कंसिडर यूर दैट गैप। सर, यहाँ पे ब्रैकेट पे भी तो इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता होगा। किनका? नहीं, ये इंडिविजुअल एक हम इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, ये खुद मैनेज कर रहे हैं सर। नहीं, इनकी भी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करती होगी। पैसे की? हाँ। नहीं, पैसे बेसिकली जौन सा ना वो सूबाई सब्जेक्ट है, ये इंश्योरेंस नहीं है। इसके अंदर जौन सा ना आपने कंट्रीब्यूशन देना है, जो एम्प्लॉयर है ना, ये उसकी मैंडेटरी है कि उसके जितने एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे जो एंटाइटल्ड हैं उसमें रजिस्टर्ड हों।
और ये गवर्नमेंट जो है ना सारे फंक्शन को रन कर रहा होता है। आपने देखे होंगे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, ठीक है, वो उन हॉस्पिटल्स के ज़रिए जो है उनको कंपनसेट कर रहे होते हैं। डिस्काउंट दे दिया। नहीं, डिस्काउंट नहीं, फ्री ट्रीटमेंट है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी पूरी फैमिली फ्री है उसके अंदर, पूरी फैमिली, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, एवरीवन। सर मैंने पैसी भी सुना और सैसी भी सुना है, इसी तरह बलूचिस्तान और केपी के वैसी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी है, है। चारों सूबों में, क्योंकि सूबाई सब्जेक्ट है ना ये। ठीक है। आप बस सोशल सिक्योरिटी याद रखें, उससे पहले पंजाब लगा लें, केपी के लगा लें, सिंध लगा लें, सैसी सिंध के लिए है, और वर्कर्स जी, वर्कर्स कैटेगरी जो आपके जिसको लेबर क्लास कहते हैं। आगे चलें जी, कोई और क्वेश्चन इस हवाले से? जिन लोगों को हमने सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करवाना है, हाँ। उनकी कंट्रीब्यूशन जमा करवानी है, हाँ, जब हम वो गजटेड को देखते हैं, गज़ट, हाँ, गज़टेड नहीं, sorry, इट्स अ गज़ट। हाँ गजट को देखते हैं, तो उसके बाद हम उनको कैटेगराइज बना सकते हैं कि ये लोग जो हैं ना मस्ट जो हैं सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर होंगे, और ये जो हैं सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर होंगे। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी जो है ना एक लिमिट डिफ़ाइन करता है। जब आपकी मिनिमम वेज रिवाइज होती है तो वो भी एक नोटिफिकेशन भेजते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स या फ्यू डेज़। उसके अकॉर्डिंगली आपने उस लेवल तक 27,000 28,000, लाइक अभी 25,000 है तो आपने 28,000 तक के जो लोग हैं उनको अपने सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करवाना है। समझ आई मेरी बात? तो वो जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है या EOBA डिपार्टमेंट है, दे यूज़ टू इशू अ लेटर, नोटिफिकेशन वो भी जारी करते हैं साथ। उसमें वो लिखा होता है कि ये लोग जो हैं ना जी। EOBA में फाल करेंगे और सोशल सिक्योरिटी। जी बिल्कुल। सोशल सिक्योरिटी है, EOBA, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। जो लोग इदारों में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उनकी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इदारे के लिए मैंडेटरी है कि उनकी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करवाए वो। ठीक है, यानी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू कंपनसेट यू एंड योर फैमिली। ठीक है। सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, जिसमें अब सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट इट्स अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट, जिसमें आपने उनको साफ़ पीने का पानी, ठीक है, जो WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, टॉयलेट्स, वॉश बेसन्स, कानून में इसकी कंप्लीट डेफिनेशंस दी गई हैं। कितने टॉयलेट्स कितने एम्प्लॉयज़ के लिए होने चाहिए, कितने वॉश बेसन्स होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी तफसीलात उसमें दी गई हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 के अंदर। चाइल्ड केयर रूम, अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ख़वातीन जॉब्स पे नहीं जाती जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डोमेस्टिक इश्यूज़, कि बच्चे हैं कि बच्चों को कैसे लेके जाएंगी, तो कानून ये कहता है कि आप ख़वातीन को जिनके बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर रूम प्रोवाइड करें आप, जहाँ पे उनके बच्चों की लुक आफ्टर की जा सके। देयर आर कंपनीज़, उनके अंदर प्रॉपर चाइल्ड केयर रूम और बाकायदा जो है ना स्टाफ रखा गया है बच्चों की देखभाल के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी सोशल प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं हैं, इस वजह से ख़वातीन बच्चे लेके नहीं आती। कोई अपनी मदर के हवाले कर आती है जो ख़वातीन जॉब पे आती हैं, या कुछ अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ आती हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमारी एग्जिस्ट करती है। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं है, वहाँ पे चाइल्ड केयर रूम बनाया ही नहीं गया, अवेयरनेस ही नहीं है इसकी। इसी तरीके से छुट्टियाँ, कितनी छुट्टियाँ इंटाइटल्ड हैं, सब्जेक्ट टू योर कन्फर्मेशन। आफ्टर 90 डेज़ ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड आपकी एक असेसमेंट कंडक्ट होती है, जिसकी बेस के ऊपर आपको कंफर्म किया जाता है। और जब कंफर्म होते हैं तो आपके बैलेंस के अंदर छुट्टियाँ आपको ऐड हो जाती हैं, जिसमें कैजुअल लीव्स, सिक लीव्स, ठीक है, और इसी तरीके से आपकी एनुअल लीव्स, 10 कैजुअल और 8 सिक लीव, 8 सिक लीव डिवाइडेड बाय 2, 16 हाफ सिक लीव्स आप अवेल कर सकते हैं। अगर इससे ओवर एंड अबव जाते हैं तो ये एम्प्लॉयर के पास राइट है कि वो आपके पैसे उसमें से डिडक्ट कर ले। 14 छुट्टियाँ एनुअल, इसका किसी को
किसी को इसके बारे में पता हो? एनुअल लीव्स उनको कहा जाता है जो आपका आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर आपके लीव बैलेंस के अंदर 14 छुट्टियाँ ऐड हो जाती हैं, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। Yes, sir, you can carry forward it also within 2 years. Yes. Otherwise ये लैप्स हो जाती है। Lapse. और आप इसको अगर नहीं यूटिलाइज करते तो ये सर हमने इसके ऊपर चेक भी लगाया हुआ अटेंडेंस का। जी। अगर आप लेट आते हैं तो आपकी कैजुअल लीव और सिक लीव पे नहीं लगा हुआ, सबसे पहले एनुअल लीव आपकी डिडक्ट होती है आपकी 3 डेट्स के ऊपर। जी। तो इस तरह से फिर आती है हमारी कैजुअल लीव्स लास्ट पे सिक लीव। हाँ, कुछ कंपनीज़ के अंदर प्रैक्टिस ये है कि जो एनुअल लीव्स हैं वो अगर लोग अवेल नहीं करते तो उनको पे कर दिया जाता है उसके अगेंस्ट इनकैशमेंट की फॉर्म में। सर हमारा ये है कि हम पे नहीं कर रहे होते, लेबर को पे करते हैं और ऑफिसर्स को बोल रहे होते हैं कि वो अवेल कर लें। जी बिल्कुल, कानून डिस्करेज करता है, लॉ डिस्करेज करता है कि आप पे करें। लॉ कहता है कि आप छुट्टियां दें लोगों को ताकि लोग मेंटली रिलैक्स हो सकें और अपनी फैमिली को टाइम दे सकें और फ्रेश होकर काम पे दोबारा आ सकें। देखें सर, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक होती है आपकी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, एक है कानून। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब जो कानून है, कानून को तो आप चेंज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस जो सी हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कानून की वायलेशन इज़ नॉट अलाउड। ओवर एंड अबव कानून से जा सकते हैं, कानून से नीचे नहीं ला सकते, बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम स्टैंडर्ड। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, आईटी सेक्टर के अंदर लेबर नहीं है, कीप इट इन माइंड, ठीक है। दे आर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, यू कैन निगोशिएट टर्म्स विद देम, ठीक है। आप टर्म्स उनके साथ निगोशिएट करके तो आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे लेबर मौजूद है, आपका अगर पीएन मौजूद है, ठीक है, आपका ड्राइवर मौजूद है आपके दायरे के अंदर, उनके ऊपर आपके कानून का इतलाक मैंडेटरी है, ठीक है। कुक, ड्राइवर, पीएन, स्वीपर, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, ये 5, 7, 10 लोग होते ही होते हैं इदारे के अंदर। तो कानून कहता है जहाँ पे 10 लोग मौजूद हैं वहाँ पे अपने फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 या स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कंप्लायंस मैंडेटरी है आपके लिए। सर अभी जैसे कि मतलब आपने बोल दिया कि ब्लू कलर एंड वाइट कलर डिफरेंस ले लेते हैं हम इसमें, मतलब फिर वाइट कलर के लिए कोई लॉ ही नहीं है? वाइट, मैं वही बता रहा हूँ कि उसके अंदर आप निगोशिएट आप कर सकते हैं उनके साथ टर्म्स। गुड प्रैक्टिसेस ये होती हैं कंपनीज़ की कि वो एक ही लॉ को लेके चलते हैं, वो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप बाहर के प्रैक्टिसेस देखें ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको मोस्टली यही प्रैक्टिसेस नज़र आएंगी। यू हैव टू फॉलो द लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ। अभी इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं, तो जो लेबर वाले होते हैं उसको थर्ड पार्टी के ऊपर हायर करते हैं, एक कंपनी हायर करते हैं। जी, अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी ये मैंडेटरी है कि आपने जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसके अंदर आपने लेबर लॉज की क्लासेस ऐड करनी है उसके अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑल दीज लेबर लॉज। सर अगर हम थर्ड पार्टी से भी जी, तब भी दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पीपल आर वर्किंग इन योर प्रेमिसेस। अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई डैमेज होता है तो उनके जो राइट्स हैं वो दिलवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, बिकॉज वो आपके प्रेमिसेस में हुआ है। ये ज़हन में रखना आपने। थर्ड पार्टी को पे करेंगे तो फिर वो आगे पे करेंगे, वो आपकी टर्म्स हैं, जैसे भी आप करें, आपने पे करना है नहीं करना जो भी है। इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग विद इन योर प्रेमिसेस, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उसका कोई डैमेज होता है तो वो आपने उसको कंपनसेट करवाना है उस कॉन्ट्रैक्टर से। सर कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट का जो एक डिफरेंस किसका जी? कॉन्ट्रैक्चुअल एंड परमानेंट जी का जी। कि कुछ बेनिफिट्स हैं जो परमानेंट को दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा, मिस, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल को आपने ये देना है और कॉन्ट्रैक्चुअल को नहीं देना। वर्कर इज़ वर्कर। हाँ, बेनिफिट्स आपने सारे इंश्योर करने हैं उनके साथ, ठीक है। जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती हैं, परमानेंट भी हो सकती हैं। सर तो अगर कोई एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चुअल है तो वो पीएफ में फॉल करता है या ईओवीआई और इन सब चीज़ों में? जी, इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर एक एम्प्लॉयर मुझसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 साल तक आपने जॉब करनी, उसके बाद ये पोजीशन डिक्लोज हो जाएगी, 3 साल बाद आप लीव करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। 3 साल का सवाल ही पैदा नहीं होता। 90 डेज़ के बाद यू हैव टू कंफर्म हिम। नहीं सर, हम सर एक पोजीशन वाइज एंड प्रोजेक्ट वाइज भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपकी पोजीशन की लिमिट ये है कि
आप सर्विस प्रोवाइडर मतलब डेली वेजेस पे हैं या आप मिस, मैंने इसमें कहा कि दो तरह की एम्प्लॉयमेंट है। एक है आपकी वर्कर्स, जिसे लेबर कहते हैं आप, जैसे मैंने मिसाल दी जैनिटोरियल स्टाफ, ड्राइवर्स, कुक, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर लीगल लॉ कंप्लायंस फॉर देम। जो आपके रेस्ट ऑफ द पीपल हैं, जो आपके टेक्नीशियंस हैं या कुछ और लोग हैं, उनके साथ आप इस तरह के टर्म्स मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 3 साल का है, ये टर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर मंथली सैलरी, ये बेनिफिट्स आप देंगे, वो कर सकते हैं आप। लेकिन लेबर के लिए आपने लॉ की वायलेशन नहीं है आपके पास, उसमें आप ये नहीं कर सकते। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी, इस सब चीज़ को स्टडी करते हुए वाइट कॉलर को एक साइड पे रख दिया जाए, बिकॉज मेरे दिमाग में एट द सेम टाइम वाइट कॉलर्स के बारे में भी मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये आप करें, कोई इशू नहीं है। लेबर लॉ है तो डायरेक्टली ब्लू कॉलर इन्वॉल्व हो रहा है, जी, तो उनके ऊपर तो लॉ जो है ना कोई गुंजाइश नहीं देता आपको। बाकी जो उनसे है ना, जो रेस्ट ऑफ द जो आपके डेजिग्नेशंस हैं या जॉब्स हैं, उसके लिए लॉ आपको ये कहता है कि आप उनके साथ टर्म्स नेगोशिएट कर लें, जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल सर मतलब इन केस एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हैं ना आप, तो अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, इसके अंदर आप कुछ टर्म्स लिख देंगे। ये आपका लेबर के लिए नहीं है, ये आपका वाइट कॉलर के लिए है। इसके अंदर आप कुछ टर्म्स जो हैं ना वो कर सकते हैं, तय कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लेबर आ जाएगी, वहाँ पे आपने जो कानून है मुल्क का, उसकी कंप्लायंस करनी है आपने। सर तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाइट कॉलर में किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, तो जो बेसिक जिस तरह आपने ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में रेट किया है, हाँ, तो कंपनी अगर उसको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करे, अच्छा, उसमें ये होता है, क्लेम कर सकते हैं। हाँ मैं उसमें बताता हूँ। उसमें ये होता है कि जब आप उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, आप ये कर सकते हैं उसके अंदर कि जो आपने उसके साथ मंथली उसके साथ तय किया ना कंपनसेशन, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसका पार्ट बना सकते हैं आप। लाइक फॉर एग्जांपल आपने उसके साथ तय कर लिया कि वी विल पे यू 70,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। उस 70,000 के अंदर आप उसको ये कह सकते हैं कि वी आर कंपनसेटिंग, इस 70,000 के अंदर आपको फ्यूल अलाउंस भी पे करेंगे, ठीक है। आपको हेल्थ अलाउंस भी पे किया जाएगा, अटेंडेंस अलाउंस भी पे किया जाएगा, ठीक है। आपकी इंश्योरेंस भी कंपनसेट की जाएगी। यू कैन डू दिस, बट ये मेंशन करना ज़रूरी है। सर वैसे भी जब कॉन्सेंट नेक्स्ट पार्टी की तरफ से आगे फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती क्या? किसका जी? जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर एंड स्टेप होती है, हाँ ठीक है, तो फिर तो नेक्स्ट पार्टी ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया फिर तो कोई गुंजाइश बाकी जी नहीं रहती। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, कभी किसी ने उसकी टर्म्स पढ़ी, इतनी बारीक बारीक लिखी होती हैं, इतनी जल्दी होती है कि फौरी तौर पे साइन करके कहते हैं जी बस ओके। लेकिन जब खुदा ना खास को आपको प्रॉब्लम आती है तो वो सामने आपके रख देते हैं कि यू हैव साइन दिस डॉक्यूमेंट, दैट इज़ नॉट क्लेमेबल, यू कांट चैलेंज इट। ऐसे ही होता है, दैट्स इट। और सर अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं जी, तो उसमें भी क्या आप लेबर लॉ में फॉलोइंग करते हैं जो कंपनी, जो आपने एग्रीमेंट करना है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, उसके अंदर आपने क्लियर कट मेंशन करना है इफ़ देयर इज़ अ लेबर इन्वॉल्व। लाइक आपने ट्रांसपोर्ट का सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने किसी के साथ, आपकी कंपनी जो है ना वो अपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं देती, वो किसी XYZ कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जो जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट में आप ये मेंशन करेंगे कि जो उसके ड्राइवर्स हैं या जो उसका जो स्टाफ है उसकी सोशल सिक्योरिटी, EOBI, इंश्योरेंस, दिस एंड दैट, वो सारी जो है ना उसने इंश्योर करनी है उस कॉन्ट्रैक्टर ने। हाँ जी, ये मैंडेटरी है ये लाइन ऐड करना। ही विल इंश्योर, क्योंकि वो आप उसको फॉर एग्जांपल कि आप उसको पे कर रहे हैं 50,000 रुपया पर मंथ, वो कहता है कि ये मैंने कंप्लायंस करनी है ना तो मुझे 50 नहीं, मुझे 65,000 रुपया चाहिए, ठीक है। तो वो फिर आप उसके साथ टर्म्स तय करेंगे और उसको इसका हिस्सा बनाएंगे।
वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस यही होती है कि लोग तय कर लेते हैं लेकिन कंप्लाइंस नहीं करते उसकी। अच्छा जी, इसी तरीके से आगे मैटरनिटी लीव्स हैं 90 डेज़ की। अगर आपका कोई इस किस्म का सिनेरियो क्रिएट होता है तो एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कि वो 90 डेज़ की पेड मैटरनिटी लीव्स उसको दे। जो लोग सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर है उनको सोशल सिक्योरिटी कंपनसेट करता है, ठीक है, और जो लोग सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नहीं होते उनको कंपनी पे करती है। अब लॉ के अंदर ये चेंजेस आ गई हैं, उन्होंने वो कर दिया उसको, वो उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आप उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहले ये सिर्फ फीमेल्स की हद तक था, अब फादर भी जो है उसको अवेल कर सकते हैं। जी 5 दिन जी, हाँ जी। फिर इसी तरीके से फेस्टिवल एंड गजेटेड हॉलीडेज़ हैं। अब फेस्टिवल एंड गजेटेड हॉलीडेज़, ईद की छुट्टियां जैसे आती हैं, 5 फरवरी आ जाता है, ठीक है, कुछ इस किस्म के जो भी आपके नेशनल इवेंट्स हैं उसके अंदर आपने वो हाँ, अगर आपने काम करवाना है तो ये आपको कंपनसेट दें, ठीक है, अदरवाइज़ छुट्टी आपके लिए उनके लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ना पैरेलल अगर आप देखें तो इसमें ना कुछ लॉ के रेफरेंसेस दिए गए हैं, कौन कौन से लॉज के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है, उसके साथ स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कुछ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के हैं, ठीक है, प्रोविजनल एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कंपनी प्रोवाइड्स हेल्थ फैसिलिटीज़ और सोशल सिक्योरिटी टू एंटाइटल्ड वर्कर्स एम्प्लॉइज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ देयर फैमिलीज़ फ्री। यहाँ से उसको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। प्लॉट्स की अलॉटमेंट में कुरानदाजी में उनका नाम आ सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि हज ड्रॉ में उनका नाम आ सकता है। एम्बुलेंस सर्विस, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन कॉल देम। तो ये सारे लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स है। पेंशन के बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। उसके बाद सडन डेथ के ऊपर उनको एक लमसम अमाउंट मिलती है, आजकल मेरे ख्याल 6 से 7 लाख रुपए है। ये फीमेल एम्प्लॉइज़ को 90 डेज़ की मैटरनिटी लीव सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी पे करता है उनको एजुकेशन है, बच्चों की फ्री एजुकेशन है और बड़े अच्छे लेवल की है। इसमें आप देखें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लेबर है उनके बच्चे डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स आप अवेल करवा सकते हैं। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं। अगर खुदा ना खासा डेथ होती है तो 6 से 7 लाख रुपया उनको मिलेगा। फिर EOBI है। EOBI के अंदर अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपकी पेंशन लग जाएगी साथ ही। आफ्टर द रिटायरमेंट एज के बाद आपको जो है ना वो आपकी पेंशन लग जाएगी। खुदा ना खासा डेथ हो जाती है तो आपके विडो को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। फिर वर्कर वेलफेयर बोर्ड के बेनिफिट्स हैं जिसमें मैरिज ग्रांट है, टैलेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जब आप रजिस्टर करवाते हैं अपने वर्कर को तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकता है। रिटायरमेंट एज जो है वो फीमेल्स की 55 है जी, एंड 60 है जी, 60 जी, 65 नहीं 60 है। 60 ज़्यादा नहीं। मेरा तो ख्याल है कम है। तो एवरेज एज भी 55 जा रही है तो उस हिसाब से नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सर्वाइवल रेट क्या है पाकिस्तान में? हाँ 67 की आपकी आ रही है एवरेज। बट नॉर्मली जो है ना, अब जैसे बहुत सारे इदारे हैं उसमें लोग रिटायर हो जाते हैं, लाइक कुछ ड्राइवर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं दोबारा से कि वी कैन वर्क। आप देखें इसके अंदर आपको बहुत सारे इदारों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स जो फ़ौज के रिटायर्ड होंगे वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो उनकी एज 60 ईयर्स नहीं होती बहुत सारे लोगों की। ये तो सर बेनिफिट ऑफ वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, ये भी पैसे के अंदर। हाँ जी, पैसी और EOBI में जो लोग रजिस्टर्ड होंगे ना, दे कैन अवेल दीज बेनिफिट्स। दिस इज़ फॉर द वर्कर कैटेगरी। सो हियर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर लेबर कवानीन दिए गए हैं और उनकी कैलकुलेशंस बताई गई हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के वाले से, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस एक चीज़ ओपन करता हूँ।
लाइक ग्रेजुटी है। देखें ग्रेजुटी जो सी है वो ये है कि जब आपके एम्प्लॉयमेंट सर्विस पूरी होती है 1 साल के बाद आप एंटाइटल्ड हैं एक ग्रॉस सैलरी के, उसके कैलकुलेशन मेथड बताएगा। लेकिन इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, कोई आपका ऐसा मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आपका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन बन जाता है तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो आपकी ग्रेजुटी को पे ना करे। ठीक है जी, मिस आगे। An employee's decision to accept voluntarily redundancy in exchange for benefits जी and death of the employee while in services of the employer. हाँ Which employees are eligible to claim gratuity? हाँ The definition of employer who is eligible to receive gratuity is provided in the Industrial and Commercial Employment Standing Order 1968। 1968. According to this definition, the eligible employees are called as workmen. A workman is the person employed in industrial or commercial establishment doing unskilled or unskilled manual or clerical work for hire or reward. जी क्वालिफाइंग एज फॉर Age एलिजिबिलिटी। for eligibility. There is no age requirement to qualify for gratuity. However, a person must be minimum age of employment 14 years. जी वैसे तो अगर 1 साल पूरा हो गया तो आपको ग्रेजुटी मिल जाएगी, अदरवाइज़ कंटिन्यूटी में चलती है तो 14 साल के बाद वो ग्रेजुटी लमसम अमाउंट आपकी एम्प्लॉयमेंट के बाद मिल जाएगी आपको। Service requirements for eligibility. In order to be eligible for gratuity, the employee workman must have completed at least 12 months of services for the industrial or commercial establishment from which he or she claims gratuity. Which establishments have to pay अच्छा gratuity? ये अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने देखनी है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस, ये देखिए जी जी लास्ट ऑन 1 मंथ वेज डिवाइडेड बाय 26। लाइक अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपये है तो उसको आप डिवाइड करेंगे 26 के साथ तो वेज फॉर 1 डे आ जाएगी उसकी। 1 डे वेज को मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज़ के साथ तो उसकी 1 ईयर की ग्रेजुटी बन जाएगी। एक वो सर और जहाँ पे एक 5 month की डेज salary तो ना हो। हाँ 5 डेज अ वीक के 8 ऑफ है तो उसको फिर 22 के साथ कैलकुलेट करेंगे। नहीं नहीं क्यों, देखिए मंथ इज़ इक्वल टू 26 डेज़। ठीक है 30 दिन का नहीं है मंथ कानून के मुताबिक। 26 दिन का मतलब ये है कि 4 डेज़ आपके पेड है, जो आपके संडेज है ना वीकली, हर 6 दिन के बाद रेस्ट देना है आपने। तो मंथ को उसने लॉक कर दिया कि 26 डेज़ का मंथ है, तो पहले आप उसकी 1 दिन की सैलरी निकालेंगे। नॉर्मली हम प्रैक्टिस क्या करते हैं कि हम सैलरी को डिवाइड करते हैं 30 के साथ या 31 डेज़ के साथ, मंथ डेज़ के साथ, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस एज़ पर द लॉ। ठीक है आपने सैलरी को डिवाइड करना है कैलकुलेशन के लिए 26 से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 30 के साथ तो उसकी एक ग्रेजुटी बन जाएगी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.5 ईयर ही विल बी एंटाइटल्ड ऑफ 2 ग्रेजुटीज। आफ्टर 18 मंथ्स आपने आज किसी एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड किया, हायर किया है, 18 महीने उसके हो जाते हैं तो वो 2 ग्रेजुटीज़ का एंटाइटल्ड है। पहली ग्रेजुटी उसको साल के बाद मिलेगी, दूसरी ग्रेजुटी का वो एंटाइटल्ड होगा 18 मंथ्स के बाद। ये समझ आई बात? मतलब वो अगर 18 महीने कंप्लीट करके छोड़ता है तब Sir, 1 year is compulsion, and next if he has completed the 6 months, Another 6 then he is months entitled for the 2 gratuities, yes। ठीक है, ये देखें ये उन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। उसकी सैलरी 20,000 है, 26 से तकसीम किया। जो है एनुअल लीव्स की तरह विथड्रॉ की जा सकती हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। अच्छा बिल्कुल की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नया बनाना पड़ेगा। ये कोड भी नहीं होगा। वैसे ये लीगली जॉनसन है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यस, बिकॉज यू आर सेविंग योर अमाउंट। उसकी रीज़न ये है कि आज अगर एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 25,000 है तो आपने ग्रॉस पे पे करनी है, 2 साल बाद उसकी सैलरी 35,000 हो जाती है तो 35,000 के मुताबिक आपने उसको पे करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोविडेंट फ़ंड को प्रेफर करती हैं, कुछ ग्रेजुटी को करती हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन प्रोविडेंट फ़ंड इज़ बेटर। लेकिन उसमें ये होता है कि प्रोविडेंट फ़ंड के अंदर एम्प्लॉई
और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है फ्रॉम द डे वन। फ्रॉम द डे वन। और ग्रेजुटी के अंदर जन सा ना वो सिर्फ एम्प्लॉयर का आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्या चीज़? ये तो कंफर्मेशन के बाद होगा। तो प्रोविडेंट फंड, हाँ सॉरी, प्रोविडेंट फंड भी कंफर्मेशन के बाद डायरेक्शन होगी, लेकिन जब वो कंफर्म हो जाएगा तो फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे उसको। लाइक ग्रेजुटी के अंदर कंफर्मेशन के बाद अगर वो कंफर्म हो जाता है तो उसको 1 साल की मिलनी है ग्रेजुटी, वो 3 मंथ डिडक्ट नहीं होंगे उसमें से। 9 months years जो हाँ, वो नहीं कंसिडर किया जाएंगे, 1 साल कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्लियर है जी? इसी तरीके से ना जी कुछ कंपनीज होती हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी? उनकी तो ये तो ग्रेजुटी का लॉ तो ये सेम है ऑल ओवर द पाकिस्तान सेम है। सर सिर्फ पैसे और सेसी का डिफरेंस है? कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ के अंदर, कुछ में मतलब मिनिमम वेज का डिफरेंस आया था ये पिछले कोई गवर्नमेंट जब ये 18th अमेंडमेंट आई है तो कुछ मतलब सूबों ने अपनी मर्ज़ी से किया था, लेकिन अब इस वक्त सेम है ऑलमोस्ट, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट ही चलें, क्लियर है जी? है तो आप इस वेबसाइट को आप देख के, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके ज़रिए आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं एक्सप्लोर करते हुए। ये CIWC से बनता है, सेंटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट। ये लाहौर में टाउनशिप के पास जो है ना वो अलजन्नत शादी हॉल है, उसके पास ये इदारा है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ये आपकी लेबर के लिए है और वो ऊपर जो है ना आपके मैनेजमेंट के लिए है। सर एक्चुअली हमने अगस्त 2021 से ये सारी रेगुलेशन स्टार्ट की है, इससे पहले ठीक है। हमारी ये कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर स्टिल वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द नंबर्स ऑन दीस फॉर्म्स। नंबर बेसिकली मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है। उसमें ये होता है कि आपके ना डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड वो मेंटेन होता जाता है। सर वो हम उसी पे लगाते हैं जो हम कोई भी लेटर या डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। तो वो कितने भी हो जाए 1600 तक हम पहुंच गए हैं जो हम टाइप कर रहे हैं, बट इट इज़ वन टाइम टाइप, उसको प्रिंट करना है हमने और फिल करना है और उसके फाइल। हाँ जी, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर तो एक ही होगा, मतलब वो आपका फॉर्मेट जो है ना वो आपका डॉक्यूमेंट नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जितने आपके फॉर्मेट्स हैं ना उनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट नंबरिंग कर दें, यानी उनको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4, फॉर्मेट 5, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेटर हमने कोई इशू किया वार्निंग हाँ जी। लेटर, तो उसका जो एक हमने नंबर बनाया हुआ है, उसका स्टार्टिंग से लिखा हमने STM यूनिट 5 स्लैश, उसके अंदर जो भी उसका डिपार्टमेंट कोड है वो डाला, और लास्ट पे जो कोड है वो चेंज हो रहा है सबका, मतलब लेटर नंबर जो है वो एक्चुअली वो सीरीज में चल रहा है। हाँ ठीक है, इस तरह से हम हाँ बिल्कुल सही है। आपने ISO 9001 की सर्टिफिकेशन किसी ने पढ़ी है या करवाई है? सर कंप्लाइंस का इतना नहीं मालूम। अच्छा, वो अगर आपको कभी मौका मिले तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। वो बेसिकली उसको कहते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जिसमें आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल कैसे करना है वो बताया जाता है उसके अंदर। सर ISO 9001 SOR नंबर वो सेम रहता है सर, जी, वो जो डॉक्यूमेंट नंबर लगाते हैं उसको SOR बोलते हैं, हाँ वो सेम रहेगा, वो तो सेम रहता है। हाँ वो सेम रहेगा। सर एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कॉन्सेप्ट आता है 6 सिग्मा का। किसका जी? 6 सिग्मा। वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। 6 सिग्मा बेसिकली लीन मैनेजमेंट है, वो रिलेटेड है प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ, इदारे की क्वालिटी के साथ। जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ QMS, वो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका डॉक्यूमेंट नंबर है 9001, जो डिफ़ाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने सिस्टम्स को कैसे आपने इंश्योर करना है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस फ्लो कैसे बनेगा, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे कंट्रोल्ड होंगे, ठीक है, आपकी पॉलिसीज़ किस तरीके से ड्राइव होंगी, वो सारा गाइड करता है। जो 6 सिग्मा है, 6 सिग्मा बेसिकली इट्स रिलेटेड विद लीन मैनेजमेंट, यानी आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो उसके अंदर आपका वेस्टेजेस कम से कम हो, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड विद दैट। वो तो सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ वो उसमें सर्टिफिकेशन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी है, अदारे के लेवल के ऊपर भी है। आप उसमें डिफरेंट बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन बेल्ट है, रेड बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट इज़ द हाईएस्ट वन, तो वो आप उसको उस तरीके से अचीव कर सकते हैं। वो नॉर्मली आपके जो लोग हैं ना जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वो या क्वालिटी से रिलेटेड
या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो बेसिकली इसको प्रैक्टिस करते हैं वो। 6 सिग्मा में जी 6 सिग्मा। प्रोबेशन पीरियड हम जिक्र कर रहे थे 3 मंथ्स का, जी। हर जगह पे होता है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 6 महीने का होता हाँ, इसमें जी 1 साल तक इसको हम कर सकते हैं। एक्सटेंडेबल है, लेकिन इसमें ये है वो 9 मंथ्स का। वंस अगेन वो जो सीजनल फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं। अच्छा, लेबर के हवाले से आप 90 डेज़ 3 मंथ्स, और जो मैनेजमेंट है वंस अगेन वो नेगोशिएट किया जा सकता है, उसको आप 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो आपके वाइट कॉलर लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ आप टर्म्स तय कर सकते हैं हु आर नॉट इन द स्किल्ड कैटेगरी। उनके साथ आप 6 मंथ्स का भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट कमीशन के बाद ही बाकी प्रोविडेंट फंड बाकी जी जो जी benefits हैं वो शुरू। एनीथिंग एल्स? तो क्या सीखा है अब आप लोगों ने, मतलब हाउ विल यू नो कम्युनिकेट दिस लर्निंग विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन? सर ओरिएंटेशन में हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते कि हम लेबर को बनाएं, क्योंकि उनकी हायरिंग इतनी बल्क हो रही होती है, तो वो बस हायरिंग ही हो रही है। तो उसमें अभी हम स्लॉट्स बना के उनको बताना स्टार्ट करेंगे कि आपकी ये है राइट्स, उसको अवेयरनेस पास होगी। हाँ, उसमें ये होता है कि जो जहाँ पे बल्क हायरिंग हो रही होती है ना, वहाँ पे आप वंस इन अ मंथ या फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर, सर हम वीकली बेसिस पे उसको हाँ आप कर सकते हैं, एक कंबाइन सेशन रख लें और उसके अंदर उनको वो अवेयरनेस दें, प्लस इसके अलावा उसको डॉक्यूमेंट कंट्रोल करें कि आपने जिन लोगों को जो ट्रेनिंग्स दी हैं लॉज के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, उसका आपके पास उनकी तरफ से रिसीविंग हो कि यस हमने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं एंड वी विल, जैसे इसमें लिखा हुआ नीचे आप देखें, सबसे एंड पे देखिएगा इधर, सर फॉर्मल लेटर की कॉपी भी लेबर्स को नहीं दी जाती। इसके अंदर हमने सारी, इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। एक आपने उनको फिजिकली बुला के अवेयरनेस देनी है आपने, और इन्हीं टर्म्स की आपने अवेयरनेस देनी है, और इन्हीं टर्म्स के बाद आपने यहाँ पे ये उनसे एक ले लेना है आपने सिग्नेचर्स कि दे हैव गॉन थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, और इसकी एक कॉपी उनको दे देनी है आपने, ताकि कल को आपके रिकॉर्ड में भी रहे कि आपने उनको अवेयरनेस दे दी है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। अंगूठा भी लगवाएं, साइन भी करवाएं उनके। जैसे इंटरव्यू पे ना इसका एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, ओके, बकायदा उन्होंने एक कंपनी बना दी जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज को लॉजिस्टिक की सप्लाई सर्विसेज दी गई। अच्छा, उसमें बहुत सारे इशू हैं ब्लू कलर। अब वो ऑपरेशन वाले करते क्या हैं कि उनको ड्राइवर चाहिए या वर्कर चाहिए, वो उसको ड्यूटी पे भेज देते हैं, गाड़ी के साथ देंगे, और जो मैनेजमेंट होती है या HR वाले होते हैं उनको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, या जब वो अटेंडेंस कंपाइल करके हमें दे रहे होते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो कहते हैं ये इसके बंदे के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस हवाले से कुछ गाइड करें। आपकी प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस को आपने इन्फोर्स करवाना है अपने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से। उन प्रैक्टिसेस के लिए आपको उनके साथ जो आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं या जो HR की पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से आप उनको लूप में लें। होता क्या है कि नॉर्मली प्रोडक्शन वाले, मार्केटिंग वाले या जो टेक्निकल साइड के लोग होते हैं ना, वो बॉदर ही नहीं करते HR को। वो कहते हैं यार ये जो इंसान है ये हमारा टाइम ज़ाया करते हैं, और वो उस तरीके से इसको मतलब कि एक्नॉलेज नहीं करते आप लोगों की। तो उसका बेस्ट वे ये है कि व्हेन एवर यू डिज़ाइन अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, SOP बनाएं, तो उसके अंदर उनकी इनपुट, उनकी इन्वॉल्वमेंट वो आप लाजमी रखें, उनको बिठाएं साथ। जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करें उस ड्राफ्ट की कापी उनके साथ भी शेयर करें कि इफ़ दे वांट सम सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, कीपिंग इन व्यू बिज़नेस नीड के मुताबिक, तो आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें ताकि वो प्रैक्टिसेस ख़राब ना हो आपकी। पॉलिसी की जो कंप्लाइंस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो उसको उस बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो पॉलिसी आपकी जो सी है ना, वो बिल्कुल एक पीस ऑफ पेपर है। वो तो पॉलिसी को लताड़ के फेंक देते हैं जी, इसलिए उनको इस पॉलिसी मेकिंग में उनको हिस्सेदार बनाएं, उनको बनाया हुआ है सर, फिर भी वो वायलेशन। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसके अंदर आपको रखना ही रखना है उसको। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। सर अगर कोई कंपनी पॉलिसी को वायलेट करता है तो
उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा जी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है उसके अगेंस्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के जी जी, उसको मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में लेके जा सकते हैं। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी कलेक्टिव बारगेनिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया था। कलेक्टिव बारगेनिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, यूनियन का, जॉइंट वर्क काउंसिल का, कुछ वर्कर्स के, कुछ एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव, कुछ मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स। एक ऐसी कमेटी बना दी जाती है जिसके अंदर उनके ग्रीवियंस है, किसी को पानी का इशू है, किसी को खाने का इशू है, किसी को ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के साथ आके उनके ग्रीवियंसेस को शेयर करता है ताकि वो मैनेजमेंट उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको एड्रेस करने के लिए कलेक्टिव बारगेनिंग का लॉ के अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की क्लास दी गई है, विच इज़ मैंडेटरी। अब इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे भी आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर के अंदर देखा होगा, PIA की एक यूनियन है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन। रेलवे की यूनियन है, ठीक है, इसी तरीके से सेक्रेटरीट की यूनियन है, ठीक है। अब यूनियन का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है इमीडिएटली नेगेटिव, कि वो काम को स्टॉप करने के लिए हैं, ठीक है, कि वो काम को स्टॉप करने के लिए हैं। वो मतलब जायज़ नाजायज़ मुतालबात हर वक्त जो इंसान वो उसी पोजीशन में रहते हैं और ब्लैक मेलिंग का एलिमेंट आता है। लेकिन कानून जिस नज़रिए के तहत बनाया गया था उसमें यह था कि अगर उनके कोई जायज़ मुतालबात हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो उसके कानून में दायरे में रहते हुए उनको एड्रेस करे इदारा, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन। उसका कोई तरीक़ाकार है जिसमें कोई वोटिंग का तरीक़ाकार है, जिसमें मतलब कि वो उनके नुमाइंदे, जैसे आपका इलेक्शन सिस्टम है, इसी से मिलता जुलता एक इलेक्शन सिस्टम है जिसमें लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर उनको राइट दिया जाता है इदारे की तरफ से कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें, ठीक है। जो नुमाइंदे होते हैं, जो वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के नुमाइंदे हैं, उनको राइट दिया जाता है कि वो आएँ, पार्टिसिपेट करें, वो इलेक्शन करवाएं, अपनी कंपेन करें, और जब वो पोजीशन विन कर लें, इलेक्शन जीत जाएँ, तो वो नुमाइंदे कहलाएंगे। जस्ट लाइक दिस, जैसे हमारी असम्बली के अंदर MPA या MNA इलेक्ट या सिलेक्ट होके आता है, ठीक है। इसी के साथ एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वो भी बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो उनके मामलात हैं वो आपस में बैठ के निगोशिएट कर सकें। तो ये है कलेक्टिव बारगेनिंग। सर, इस तरह से जैसे ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं यूनियन के अंदर इलेक्शन के थ्रू, तो इस तरह से वो पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं हो जाती, जिसके जी खराब होता है। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि उसको हमारे यहाँ जो है ना, उसको नेगेटिव लिया जाता है, प्रोडक्टिव नहीं लिया जाता। लोग उसको नेगेटिव वे के अंदर यूज़ करते हैं उस अथॉरिटी को, उस कलेक्टिव बारगेनिंग को, ठीक है। जबकि कानून ये कहता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशंस हुई उसके मुताबिक कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट वो रिप्रेजेंटेटिव है एम्प्लॉइज़ का, वर्कर्स का, कि वो उनकी आवाज़ मैनेजमेंट तक पहुंचा सके और उनके जायज़ मुतालबात के ऊपर सलूशन ले सके उनसे, ठीक है। और वो इदारे की प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस में, और वो आवाज़ क्यों पहुंचानी है उसने, ताकि इदारे की लोग अपने ग्रीवियंस के चक्कर में काम ना छोड़ के बैठ जाएं, काम पे ना आए, तो इदारे की आउटपुट इफेक्ट होगी। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट ये रोल प्ले करता है कि उनके मुतालबात जो भी हैं वो उनको मैनेजमेंट तक पहुँचाए और उनके जो बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस हैं, जिसको विन विन सिचुएशन कहते हैं, उसके अंदर वो मुतालबात पूरे करवाएं ताकि काम के अंदर हर्ज ना हो। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो आपका 1973 का जो आइन है उसके अंदर आर्टिकल 17 के अंदर इसको बाकायदा एड्रेस किया गया है। और फिर इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 के अंदर डिफरेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आए हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग के हवाले से उसके अंदर इसको बाकायदा इन्फोर्स किया गया है, एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी करार दिया गया है कि आप ये प्रैक्टिस अपने इदारे के अंदर लाजमी बनाएं, ठीक है। इसको कहते हैं CBA, कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट। देखें, विच इज़ इलेक्टेड एजेंट ऑफ वर्कर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। अ कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट इज़ इलेक्टेड आफ्टर होल्डिंग अ सीक्रेट बैलेट। वही इलेक्शन का प्रोसीजर है, एप्लीकेशन देते हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदे आके कंटेस्ट करते हैं, उनमें से जो विनर होता है उसको कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट का टाइटल मिल जाता है, वो ऑफिस बेरर बन जाता है,
यूनियन के ऑफिस का वो इंचार्ज बन जाता है। इसके अंदर वो सदर भी होता है, जनरल सेक्रेटरी भी होता है, फिनांस सेक्रेटरी भी होता है, वो पूरे सारे अहदेदार होते हैं, ठीक है। ये आगे उसको दिया गया है कि जो यूनियन को ज्वाइन कौन कर सकता है। हर वर्कर आपके इदारे का यूनियन को ज्वाइन कर सकता है, हर वर्कर। लेकिन बात फिर वही है, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है और हम उसको ये देखते हैं कि ये नेगेटिव प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिया जाता है, लोग इसको वायलेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जो इस रोल के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो डैमेज हो जाती हैं सारी चीज़ें। जी, अगर फॉर एग्जांपल एक यूनियन है और यूनियन का अगर कोई एजेंट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे कंसर्न है एम्प्लॉयज़ के, तो उसको निगोशिएट किया जाए। अगर वो विदाउट निगोशिएशन सिर्फ उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो फॉल्स है या जो भी उसके बैकग्राउंड है, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो इन दैट केस क्या कंपनी उस एजेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती है जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको लीड कर रहा है? जी बिल्कुल ले सकती है। कंपनी उसके अगेंस्ट मुतलका अथॉरिटी को लिख सकती है और उसको उसके अगेंस्ट जो भी नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जा सकता है। कंपनी को एम्प्लॉयर को ये हक दिया गया है। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के अगेंस्ट फिर उसको आगे लेके चलते हैं। सर कुछ कंपनीज की पॉलिसी में तो ये भी होता है कि कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर जो है वो किसी भी यूनियन का हिस्सा नहीं होगा ताकि उसका जो है वो एनवायरनमेंट होगा। हाँ, कुछ कंपनीज करती हैं बट इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, इट्स नॉट लीगल। लीगली जो है ना ये सही नहीं है। इसलिए इसमें एक तो ये एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा एक वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल होती है जिसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चंद लोग वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं और चंद लोग मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। तो वो मिल के जब कोई ऐसा इशू होता है उसकी मंथली या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो जॉइंट इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं और करके उनको एड्रेस किया जाता है। सर जब जो ग्रीवेंस मीटिंग्स होती हैं जी एड्रेस करने के लिए, वो क्या इसमें फॉलो इन कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द ग्रीवियंस पर्पज़ ना। एग्जैक्टली, तो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई कंपनी एक यूनियन बनाए, वो वैसे अगर ग्रीवेंस को नेगोशिएट कर रही है किसी ना किसी एड्रेस पे, किसी ना किसी बेस पे, तो वो क्या यूनियन? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनियन इज़ वन ऑप्शन, इसके पैरेलल दूसरी ऑप्शन वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक है। वो इन दोनों में से, दोनों तीनों में से आपने एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी ही करनी है। ठीक है जी, क्लियर है। ये फिर उनके साथ एग्रीमेंट तय होता है, उस एग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट किया जाता है, साइन किया जाता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से और उसको फिर प्रैक्टिस में लेके आया जाता है। इसमें आपका लेबर डिपार्टमेंट भी इक्वली इसमें हिस्सेदार होता है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वेयर इज़ द गैप, ताकि उस गैप को जो है ना वो एक मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकते हैं समटाइम्स इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, हमारे जैसे जितने लोग मतलब इस रूम के अंदर मौजूद हैं वहाँ पे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की, लेकिन नॉर्मली जो है स्ट्राइक एंड लॉकआउट की सिचुएशन के अंदर भी ये यूनियन को देखा जाता है कि इनका क्या रोल है, ठीक है। जिसमें स्ट्राइक की जाती है, बंद कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, मशीनें बंद कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके को मार भी बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। एंग्लो की साइड की हमारी वहाँ जी बिल्कुल, वेयर एवर देयर इज़ अ यूनियन वहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स होते हैं जी। तो उसके लिए डिक्लेरेशन करनी होती है सेक्शन 31 IRO 2002 के अकॉर्डिंगली। अगर वो सेटलमेंट नहीं होती तो फिर दोनों पार्टीज़ उनसे है ना उसके ऊपर बैठती हैं और बैठ के डिस्कस करती हैं। IRO क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग ऑर्डिनेंस। इसी तरीके से ये लिम्स है, ये जो लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो लेबर डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इसको ऑन एयर किया है। अब जितने भी आपके लेबर लॉज हैं वो सारे के सारे इस पर मौजूद हैं। वाइट कलर, ब्लू कलर सब। लेबर लॉज के अंदर उसके अंदर आपके जो फैक्ट्री के हेल्थ एंड सेफ्टी के मामला हैं, कंपनसेशन है, चाइल्ड लेबर है, वो सारी क्लासेस इसके अंदर शामिल हैं। वो आप ऑनलाइन जाके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपने इदारे का कि आपका इदारा सर्टिफाइड है कि नहीं सर्टिफाइड है। ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी कंप्लायंस की जाती है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरीके से कुछ टेक्निकल हवाले से
तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो इदारे जो पाकिस्तान से बाहर अपना माल भेजते हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस लेना ज़रूरी है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक फुटबॉल जाता है, जैसे आपका फुटबॉल पाकिस्तान से बाहर गया फीफा के वर्ल्ड कप के अंदर, उसके अंदर जितनी भी लेबर प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स को उन्होंने वेरीफाई किया कि स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है वायलेशन तो कहीं नहीं है। एक तो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ है ना, लेबर डिपार्टमेंट है, ये थर्ड पार्टीज़ हैं। तो इनको सैंपल्स वगैरह भेजे जाते हैं? नहीं, दे यूज़ टू विजिट, दे यूज़ टू कंडक्ट ऑडिट। ठीक है। वो ऑडिट कंडक्ट करते हैं और उस ऑडिट कंडक्ट करने के दौरान वो प्रैक्टिसेस को वेरीफाई करते हैं कहीं पे आप वायलेशन तो नहीं कर रहे ह्यूमन राइट्स की। ये आप देखते हैं ना डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर, वो यूएसए में, यूरोप के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो तहरीकें निकलती हैं, वो चलती हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स ये जिनेवा से, स्विट्ज़रलैंड से जारी होते हैं और वहाँ से उनको चेक किया जाता है कि जहाँ जहाँ पे यूरोप में जो भी माल जाएगा, यूएसए में जो भी माल जाएगा पाकिस्तान का, उनके ऊपर इन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, सो दैट्स इट।